गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है और कोई भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा, इसकी चर्चा करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। अगर बच्चों आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है या इससे पहले के लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बच्चों कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है? जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा होगा। आज पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वो चीज कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, मतलब कि चेंज ना हो। तो लीनियर मोमेंटम चेंज कब नहीं होगा? अगर मैं किसी सिस्टम पे फोर्स ना लगाऊं, कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका कुछ वेलोसिटी है बच्चों, कुछ मोमेंटम है। सपोज करो उसका वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास है 2 kg। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू वी, 2 इंटू 10, कितना मोमेंटम आ गया? 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसका मोमेंटम है। अब हमें पढ़ना है कि ये मोमेंटम सेम रहे। तो मोमेंटम सेम रहने के लिए मास सेम रहना चाहिए, ये तो सेम रहता ही है। वेलोसिटी सेम रहे, तो अगर किसी सिस्टम की वेलोसिटी सेम रहे तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम सेम रहेगा। और वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब कोई फोर्स लगाए। अगर आपने कोई बॉडी बच्चों इधर जा रही है, इधर जा रही है, और फोर्स भी इधर ही लगा दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने अपोजिट फोर्स लगा दिया बच्चों, वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब कि फोर्स लगाने से वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो रहा है। और हम चाहते हैं कि मोमेंटम चेंज ना हो। तो मोमेंटम चेंज कब नहीं होगा? जब कोई फोर्स ना लगे। तो अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा तभी उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन isolated system, the linear momentum of an isolated system always conserve। बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसपे नेट फोर्स 0 हो, जिसका किसी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, किसी एक्सटर्नल फोर्स से कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। अभी जैसे बच्चों कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम बोलते हैं इसको आइसोलेट कर दिया गया है, ये आइसोलेशन वार्ड में है। इसका मतलब क्या है? उससे कोई मिलजुल नहीं सकता, उसका जितना भी दुनिया है सबसे लिंक खत्म हो गया है, सोसाइटी से लिंक बंद हो गया है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सिस्टम ऑन विच नेट फोर्स इज 0। बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें नेट फोर्स 0 हो उसे आइसोलेटेड बोला गया है। और जिस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 रहेगा तो ये बोला गया है उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही होगा, मतलब कि ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, कैसे इसको और देख लेते हैं। वी नो, हमने पढ़ाया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है एफ एक्सटर्नल, ये dp बाई dt होता है, न्यूटन सेकंड लॉ है। external force is equals to rate of change of linear momentum if
अगर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगाया ही नहीं, तो ना तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, मींस मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। फोर्स जीरो हो गया मींस dp बाई dt जीरो हो गया। अब बच्चों dp बाई dt जीरो हो गया, p का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन किसका जीरो आता है? उसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आती है जो चीज कांस्टेंट होती है। तो इससे कंफर्म हो गया कि बच्चों जो p है वो कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो समझ लेना उसका p कंजर्व रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये होता है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं वेक्टर लगा रहा हूं। तो जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कुछ एग्जांपल भी बताइए जिससे हमें क्लियर हो जाए जहां जहां मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कहां कंजर्व कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो जैसे रॉकेट प्रोपल्सन में ही है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, रॉकेट प्रोपल्सन में भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं। कैसे? ये मान लो कि रॉकेट हमारी फील्ड से बाहर चला गया, जो बच्चों रॉकेट है वो अर्थ की फील्ड से बाहर निकल गया, चल गया, चला गया, ऐसे चला गया रॉकेट। अब इस पे कोई फोर्स नहीं है, भारी कोई बल नहीं है, कोई किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे लगना बंद हो जाता है जब ये फील्ड को क्रॉस कर जाता है। सपोज करो ये फील्ड के बाहर चला गया, अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आप इसका मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। किसका? इससे जो गैस निकलने वाली है, ये जो गैस निकलेंगी, तो गैस का प्लस में रॉकेट का जो मोमेंटम रहेगा बच्चों वो कंजर्व रहेगा। आगे बात समझ में? क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो रॉकेट प्रोपल्सन में लगा सकते हैं। दूसरा, इन कोलिजन, टक्कर में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। एक कार इधर से आई, एक इधर से, कार ऐसे टकराती है 1 घंटे तक नहीं, एक बार कोलिजन हुआ कहानी खत्म नहीं। तो कोलिजन में क्या होता है, इन दोनों को एक सिस्टम मान लो, ये मान लो ये दोनों कार आपके सिस्टम का पार्ट है। इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई भी चीज होगा वो इनके लिए एक्सटर्नल होगा, आपस में ये फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल होगा, क्योंकि ये सिस्टम में आ गए। तो इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं, इनके अलावा सब एक्सटर्नल होगा। ये इस पे लगाएगा उतना, ये इस पे लगाएगा, नेट फोर्स जीरो, बाहर से तो कोई थर्ड फोर्स नहीं लगा रहा, तो ड्यूरिंग कोलिजन भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो रॉकेट के केस में करते हैं जब भी ये फील्ड के बाहर हो, कोलिजन में करते हैं। अब कोलिजन ग्रेविटी के केस में होगा तब तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी नहीं लगती, इसलिए कोलिजन जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व। और लीनियर मोमेंटम कहां कंजर्व कर सकते हैं? जैसे आप बुलेट फायर करते हो गन से, बुलेट आगे गन पीछे, तो फायरिंग से पहले बुलेट और गन पे कोई फोर्स नहीं था, फायरिंग के बाद भी कोई फोर्स नहीं होता। ड्यूरिंग फायरिंग होता है, ट्रिगर प्रेस करते हैं, ड्यूरिंग फायरिंग या फायरिंग ऑफ अ बुलेट, तो बुलेट फायर करते हैं तब भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो जहां जहां आपको ऐसा लगे, और कोई एग्जांपल है? जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब जब फटता है तो कोई बाहर से फोर्स लगाता है बॉम्ब पे? नहीं, बॉम्ब के अंदर इंटरनल इतना टेम्परेचर हाई होता है उसकी वजह से फटता है, वो इंटरनल रिएक्शंस की वजह से। इन एक्सप्लोजन
तो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन भी आप लीनियर मोमेंटम कंजर करेंगे, बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर कर सकते हैं। रॉकेट के क्वेश्चंस में, कॉलिजन की प्रॉब्लम में, फायरिंग के क्वेश्चन में, एक्सप्लोजन में हम लीनियर मोमेंटम कंजर करेंगे। कॉलिजन का कॉन्सेप्ट मैं 4th यूनिट में डिस्कस करूंगा। एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस ही हैं, डेरिवेशन में नहीं है, ये अभी बोर्ड में है नहीं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं फायरिंग वाला, इसे 4th में पढ़ा दूंगा, एक्सप्लोजन के न्यूमेरिकल डील कर लेंगे, ठीक। तो बच्चों अब बात कर रहे हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। जब भी हम बुलेट फायर करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो गन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, गन का रिकॉइल करना, वापिस से इफेक्ट दिखाना, बैक साइड में आना। ये गन है बच्चों, ठीक है। तो जब भी हम ट्रिगर को प्रेस करेंगे, खटाक, बुलेट उधर, गन पीछे आती है ना बैक साइड। कोई ऐसे फायर करता है, बिल्कुल सामने सामने फायर कर रहा है, उसके ऊपर ही लग जाए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो सोल्जर को भी देखा होगा, यहाँ शोल्डर के पास होल्ड करके फायर करते हैं, या जो भी होते हैं वो थोड़ा साइड से फायर करते हैं। बिल्कुल ये नहीं है, यहाँ ऐसे फायर नहीं करते, ठीक है, नहीं, यही फायर हो जाएगा। तो रिकॉइलिंग का मतलब समझ गए कि जब हम बुलेट फायर करते हैं तो गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करना रिकॉइलिंग ऑफ गन कहलाता है। व्हेन वी फायर्ड ए बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन गन move in backward direction, then gun move in backward direction. This is known as recoiling of gun. recoiling of gun, समझ गए, यही बच्चों कहलाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन का रिकॉइल करना, गन का वापिस आना, ठीक। मान लेते हैं गन का मास है mg, गन की स्पीड है vg, बुलेट का मास है mb और बुलेट की वेलोसिटी है vb। अब आपने फायर किया, यहां से निकलेगी बुलेट, vb मास mb, mg और vg। अभी हमें नहीं पता कौन किधर जाएगा, लेकिन इतना कंफर्म है, देखो आपने फोर्स लगाया गन और बुलेट पे, जब आपने ट्रिगर को प्रेस किया, ट्रिगर प्रेस करने से पहले और ट्रिगर प्रेस करने के बाद कोई नेट फोर्स नहीं है, दिमाग लगा लो। गन पे और बुलेट पे ट्रिगर प्रेस करने के बाद और ट्रिगर प्रेस करने से पहले नेट फोर्स क्या था, 0। तो यूज करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। समझ गए, शॉर्ट में लिख दिया, लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। फायरिंग से पहले बुलेट और गन भी यही था, बुलेट भी यही था। फायरिंग करने से पहले तो दोनों रेस्ट पे ही थे ना, फायरिंग के बाद ही तो बुलेट आगे गन पीछे जाती है। तो फायरिंग से पहले गन का मास, गन की वेलोसिटी 0, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी भी 0, फायरिंग से पहले। फायरिंग के बाद गन का मास, गन की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी। समझ गए, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, कहानी समाप्त, 0 ही आ जाएगा। mg vg, mb vb,
हमें निकालना है गन का वेलोसिटी कितना होगा, तो ये वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, एन जी वी जी हो जाएगा माइनस एम बी वी बी। तो बच्चों गन का वेलोसिटी कितना आ गया, गन का मास नीचे ले आओ, वी जी आ गया माइनस एम बी वी बी अपॉन में माइनस एम जी, ये आ गया। माइनस ये शो कर रहा है बच्चों कि बुलेट की वेलोसिटी और गन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये नेगेटिव साइन का मीनिंग है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो दैट गन मूव अपोजिट टू दी बुलेट। तो गन हमेशा बुलेट के अपोजिट जाने वाली है। तो ये एक एप्लीकेशन आपके सामने मैंने रखी है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कोलिजन भी डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर में, और एक्सप्लोजन के क्वेश्चन भी वहीं डिस्कस हो जाएंगे वर्क एनर्जी एंड पावर में। और रॉकेट प्रोपल्सन है वो सिलेबस में नहीं है या बोर्ड में, तो वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन के जो वीडियो आएंगे उनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई, ठीक। अब बच्चों मैं चर्चा करूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस क्या है, मतलब कि कहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ये जरूरी है। तो आप चीज़ों को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी कार से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एरोप्लेन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने की दो ही जगह बन सकती हैं टोटल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन या सरफेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, सरफेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सरफेस ही क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों दो तरह से हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल। पहला है बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसा रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, whose acceleration is zero। मीन्स आप ऐसे सरफेस पे खड़े हैं, ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो आप उस जगह को बोलेंगे ये इनर्शियल फ्रेम है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बच्चों क्या है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी। आप ग्राउंड पे खड़े हैं, इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये भी एक इनर्शियल फ्रेम है। या आप ऐसी कार में बैठे हैं जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऐसी जगह, ऐसा रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। मतलब कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जिसका एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो बच्चों वो इनर्शियल फ्रेम होगा। और एक्सेलरेशन जीरो कैसे चेक करेंगे, या तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल वो होगा जो एक्सेलरेटिंग सरफेस हो, कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, अगर आप वहां पे खड़े हैं
फिर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। एक्सेलरेटिंग फ्रेम मीन जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो, जिसका एक्सेलरेशन जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि बच्चों कोई भी चीज़ जो एक्सेलरेट करती है, जैसे कार है वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कि वो अपनी वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ा रही है और आप उस कार के अंदर बैठे हैं और आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो आपका रेफरेंस क्या हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। तो अगर हम ऐसी जगह पे हैं जिसका एक्सेलरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। हमारी अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम? जल्दी से करें, सोचे समझे, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाएं। अर्थ हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जितने भी रोटेटिंग चीज होती है, ध्यान रखना, कोई भी चीज हो चाहे कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करे, क्योंकि कोई भी रोटेटिंग चीज होता है उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही होता है बच्चों, एसी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये मस्ट है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें एटीवी होगा। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हुआ तो भी एक्सेलरेशन होगा एसी, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो एसी और एटी दोनों होंगे। तो कोई भी रोटेटिंग चीज सर्कुलर पाथ में, जैसे अर्थ भी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे भी और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में अर्थ क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन इसका साइज इतना बड़ा है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इनको इनर्शियल फ्रेम ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।